नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है। सभी दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। साल 2018 में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार के पतन के बाद से यहां विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है। वहीं अब की बार जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी और पीडीपी अकेले चुनावी मैदान में है। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद हुए परिसीमन में जम्मू में 6 सीटों का इजाफा हुआ है, तो वहीं कश्मीर क्षेत्र में सिर्फ एक ही सीट बढ़ी है। जम्मू की सीटें अब 37 से बढ़कर 43 हो गई हैं, जबकि कश्मीर क्षेत्र की सीटें 46 से बढ़कर 47 हुई हैं। बीजेपी को परंपरागत रूप से जम्मू रीजन की तुलना में कश्मीर रीजन में बहुत ज्यादा समर्थन हासिल नहीं है। कश्मीर के रीजन में हिंदू वोटों का प्रभाव न के बराबर है। लिहाजा इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है और घाटी में मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, क्योंकि इन सीटों पर मुस्लिम वोटर ही निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा बीजेपी ने कई सीटों पर कश्मीरी पंडितों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा कर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के माहौल में आई बदलाव, विकास की गाथा और परिवारवादी राजनीति के खात्मे के आधार को बनाकर अपने पक्ष में समर्थन जुटा रही। ऐसे में आज चर्चा घाटी का दंगल किसका होगा मंगल के इसी मुद्दे पर। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी सियासी दांव चलते हुए कई सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट पर भरोसा जताकर घाटी में कमल खिलाने की योजना बनाई है। दरअसल बीजेपी का सियासी आधार जम्मू वाले क्षेत्र में ही रहा है। कश्मीर रीजन में हिंदू वोटों का प्रभाव बहुत नहीं है और मुस्लिम वोटर ही यहां पर निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है कि सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने यहां मुस्लिमों पर दांव खेला है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आने पर सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA का हटाने और अनुच्छेद 370 की बहाली का दावा कर जनता से वोट मांग रही है। वहीं कांग्रेस भी सरकार बनने पर जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने का दावा कर बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रही है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। घाटी का दंगल किसका होगा मंगल। जी हां, जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है और सभी सियासी दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वोटिंग 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी। वहीं 8 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 26 और तीसरे चरण में 40 सीटों पर चुनाव होंगे। इससे पहले साल 2014 में जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस बार बीजेपी और पीडीपी अकेले चुनावी मैदान में, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। राज्य की 90 सीटों में से 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनके अलावा 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, जिनमें बनिहाल डोडा, भद्रवाह नगरोटा और सोपोर विधानसभा शामिल है। वहीं सीपीआई और पैंथर्स के खाते में एक सीट देने पर सहमति बनी है। एक तरफ कश्मीर की आवाम, खासकर मुस्लिमों का दिल जीतने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में धारा 370 और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे को शामिल किया है। पीडीपी पहले से ही 370 के खिलाफ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का नैरेटिव बना रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में बड़ा सियासी दाव चलते हुए अपने शुरुआती 2 लिस्टों में आधी से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया है। दरअसल बीजेपी ने मुस्लिम पर भरोसा जताकर घाटी में कमल खिलाने का प्लान बनाया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने घाटी की कई विधानसभा सीटों पर कश्मीरी पंडितों पर भी दाव लगाया है।
ऐसे में देखना होगा कि घाटी में बीजेपी की ये रणनीति चुनाव में कितना कारगर साबित होती है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गोयल जी, बीजेपी नेता, दिल्ली से जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। सत्यप्रकाश सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, रायपुर से हैं। नीलोफर मसूद, एनसी नेता, कश्मीर से हैं। अहमद अयाज, राजनीतिक विश्लेषक, भी कश्मीर से हमारे साथ। और जो अजय त्रिपाठी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, स्वराज एक्सप्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलोफर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। नीलोफर जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि आर्टिकल 370, हालांकि वो कंडिकाएं हैं जो 35A और 35B, ये हटाई गई है। कुल मिलाकर सीधी सी बात करें कि आपने वादा किया है कि धारा 370 अगर आपकी सरकार वहां बनती है तो धारा 370 की बहाली कराएंगे। क्या ये आपके हाथ में है? कैसी बहाली कराएंगे? देखिए पाटिल जी, 370 को हटाने में बीजेपी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 70 साल लगे। तो जो पॉलिटिकल जदोजहद है ये हमारी जारी रहेगी। वी हैव नॉट गिवन अप। जितना हमसे हो सकेगा हम उस पॉलिटिकल जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो 370 हमसे छीना गया, रिलेटेड प्रिविलेज जो हमें मिलते थे, रिलेटेड राइट्स जो हमें मिलते थे, एक्सक्लूसिवली जो हमें डिफरेंट बनाता था, हालांकि एक डिफरेंट भी नहीं बनाता था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर आप देखेंगे वहां पर भी कुछ प्रिविलेजेस उनको दे दी गई है, जिसमें लैंड रिलेटेड, इनहेरिटेंस रिलेटेड, कस्टमरी लॉज, इसी तरीके से जॉब रिलेटेड जो सिक्योरिटीज है उन लोगों को दे दी गई है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटीज कुछ दे दी थी, जिसमें जॉब रिलेटेड थी, लैंड रिलेटेड, तो डिफरेंट प्रिविलेजेस बच्चों को लेकर यहाँ पर थी। तो उन्हीं चीजों को आगे लेकर हम, जो हमारी पॉलिटिकल जदोजहद है वो जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमें 370 की वजह से जो प्रिविलेजेस हमें मिल रहे हैं वापस न मिले और आर्टिकल एक और। नीलोफर जी, आप अगर चुनाव जीत भी जाती हैं, आपका बहुमत हो जाता है, तो विधानसभा से आप प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को ही भेजेंगे कि हमारे फिर से धारा 370 की बहाली हो जाए, और केंद्र सरकार ने ही धारा 370 समाप्त की है। तो आप ये पॉलिटिकल जद्दोजहद किस तरह करते रहेंगे? देखिए, जब एक रेजोल्यूशन पास हो जाएगा वो फुल फ्लेजेड वो लोग पास करेंगे, वो सिलेक्टेड नहीं है बल्कि इलेक्टेड होंगे। जब इलेक्टेड लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो उसमें विल ऑफ पीपल सामने आ जाता है। लोगों की जो इंटरेस्ट है उनको मद्देनजर रखते हुए ही वो रेजोल्यूशन पास होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जब 370 को हटा दिया गया उस वक्त काफी ज्यादा वादे किए गए, और ये भी कहा गया कि यहाँ के लोग जो ये चाहते हैं कि 370 खत्म हो। तो जो ये इलेक्शन है, या इससे पहले का हमारे इलेक्शन लोकसभा के हाल ही में हुए, उसमें क्लियर पोजीशन आ गई कि बीजेपी का हाल क्या हुआ जब उन्होंने 370 को हटाया भी, उसके बावजूद भी उनको स्पेस कश्मीर में महसूस नहीं हुई कि मिली है पॉलिटिकल स्पेस जहां पर वो अपना एक कैंडिडेट भी खड़ा करते। तो वो चीजें जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 दुनिया को बताई थी, हमारे लोगों को बताई थी, हमारे देशवासियों को बताई थी, तो उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया कि जो उन्होंने उस दिन कहा वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप अपनी ही पॉलिटिकल स्पेस समझ रहे हैं, अपनी बेइज्जती ना हो, वहां आप कैंडिडेट नहीं डाल रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो खुद साबित होता है कि जो जो चीजें आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की देखी वो उन लोगों के हित में नहीं की, क्योंकि हित में नहीं की, और आप डरते थे कि आप इलेक्शन अगर आएंगे लड़ेंगे उसमें तो आपकी करारी हार होगी। और जो उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े किए उनका हाल तो आपके सामने है। अब क्योंकि ये अब जब असेंबली इलेक्शन भी हमारे आ रहे हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि जो जो इस 370 को छीनने में मुलवस था उन लोगों का हाल क्या हो जाता है। जी, चलिए हमारे पास फिर से आते हैं, और फारूक जी ने क्या कहा है। आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस धारा 370 की बहाली को लेकर के पूरी तरह से मौन है। फारूक जी से जब बात हुई है, अब्दुल्ला जी से बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा कि चूंकि वो नेशनल पार्टी है इसलिए वो मौन है। तो ऐसी स्थिति में आपका जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं उससे कैसे सामंजस्य बैठेगा, ये बात की बात है। अहमद अयाज जी हमारे साथ हैं। अहमद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है अहमद जी? अहमद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी, अहमद जी,
आपने कुछ जी अहमद जी, फिलहाल जो दिख रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, इनके बीच में कांटे की टक्कर फिलहाल दिख रही है। पीडीपी कितना प्रभाव डालेगी आपसे जानना चाहेंगे, और साथ में गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है आवामी नेशनल प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, वो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है और वो कितना वोट काट पाएगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का। इससे पहले कि हम ये इंडिविजुअल पार्टी की पोजीशन को के ऊपर बात करेंगे, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो बात करने की है वो यही है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली के, और इस वक्त एक जो सबसे बड़ी बात रहेगी वो यही रहेगी कि पार्टिसिपेशन वोटर्स की काफी रहेगी, एक वो, और दूसरा इस वक्त जो एक तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज के अलावा कोई बाहर भी नेशनल लेवल के पार्टीज भी या बाकी स्टेट्स में जो रीजनल पार्टीज है वो भी यहाँ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो उसके अलावा इंडिपेंडेंट्स बहुत लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक बड़ी बात है। अब वो जब इलेक्शन में हम आएंगे तब तो किसी को जीतना है, किसी को हारना है, किसी को कम सीटें, किसी को ज्यादा सीटें, वो तो खैर कोई खास नई बात नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी होता है किसी भी रियासत में। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का मामला है, जम्मू कश्मीर को लेकर एक सबसे बड़ी अच्छी बात है जो दो बातें मैंने कही। जहां तक आपने ये जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के इंडिविजुअल लेवल पर उनकी परफॉर्मेंस, उनका क्या प्रभाव, इम्पैक्ट क्या रहेगा, मैं तो ये कहूंगा कि भाई दो पार्टीज का लेकर बड़ा चैलेंज रहेगा। एक ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चैलेंज ये रहेगा कि उनका जो मैनिफेस्टो है उसको वो कैसे कर पाएंगे यूटी में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो इनहैंस्ड पावर्स है, खासतौर 370 को लेकर, या वहां 25A के तहत, हालांकि 25A के तहत जो भी हुकूक है वो जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मुस्लिम बाशिंदों के हुकूक थे वो बाकी रियासतों में भी है। लेकिन जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा तो मुझे अपने जो अपने अंदाजे से लगता है कि कोई भी मेजर इशू, पॉलिटिकल इशू सॉर्ट आउट करना मुश्किल रहेगा, चैलेंज रहेगा। इसलिए कि जब तक सेंटर में जो भी गवर्नमेंट होगी, और चूंकि आज एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो है वो बीजेपी है, तो बीजेपी के साथ जो आज तक जो हम देख रहे हैं वो सही ताल्लुकात नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, कोई टाई अप नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में वो मैनिफेस्टो ही रहेगा, शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक ये रहेगा, और दूसरा चैलेंज बीजेपी के लिए ये रहेगा कि इसके बावजूद कि उनके दावे बहुत रहे कि 370 को हमने जम्मू कश्मीर से हटा लिया और लोग बहुत खुश है, उनके लिए चैलेंज ये रहेगा कि शायद कश्मीर में खास तो वो कोई खास नहीं दिखा पाएंगे परफॉर्मेंस। बेशक जम्मू में कुछ सीटें वो ले सकते हैं, लेकिन उनकी हालत ये रहेगी कि वो अपने लेवल पर, अपने बलबूते पर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकते हैं जब तक कोई टाई अप ना हो उनके साथ, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो। अभी पीडीपी का नहीं लग रहा कि पीडीपी ऐसा कुछ कर पाएगी। नंबर 1 पर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस रहने का इम्कान है, और जम्मू में बीजेपी रहेगी, और कश्मीर में दूसरे नंबर पर पीडीपी रहेगी, और जम्मू में कांग्रेस रहेगी। तो जो भी गठबंधन होगा, और इसके साथ साथ एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ किसका ज्यादा दबदबा रहेगा? जम्मू में किसका रहेगा, घाटी में, कश्मीर में किसका रहेगा? घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा, और जम्मू में बीजेपी का रहेगा। लेकिन अब घाटी में ये देखना पड़ेगा कि भाई जो इंजीनियर रशीद का फैक्टर है उसका हम अभी नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि अचानक जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हो गया वो अचानक हो गया। हमारे एनालिसिस से कि वो उसमें राडर में नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से हमने उस वक्त की यही बोला था कि उमर साहब ही वहां से जीतेंगे। और वह मैं डिस्कस कर रहा था 8 बजे जब इलेक्शन काउंटिंग हो रही थी, जब किसी एंकर ने कहा मुझे कि भाई वो दोनों हार रहे हैं, दोनों प्राइम चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा नहीं, उमर साहब नहीं हार पाएंगे।
क्योंकि उनका भी एक जबरदस्त कार्डर है, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे ज्यादा कार्डर है और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जम्मू कश्मीर में। तो वो लेकर हम ये देख सकते थे कि नहीं हार पाएगा अमर साहब। लेकिन अब्दुल रशीद का जो इंजीनियर रशीद का फैक्टर आ गया तो अचानक से ऐसा आ गया कि उमर साहब को भी हारना पड़ा। अब यही देखना है कि अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कोई ज्यादा जो उस वक्त का जो वेव रही, तो अभी नहीं आ रहे हैं सामने ये रशीद का फैक्टर। लेकिन आगे क्या रहेगा, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, वो कुछ दिनों में पता चलेगा आगे, तो वो उसी वक्त एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगा नंबर 1 पर कश्मीर में और जम्मू में रहेगा बीजेपी, कांग्रेस रहेगा दूसरे नंबर पर जम्मू में और पीडीपी रहेगा दूसरे नंबर पर कश्मीर में। ये सिचुएशन अभी तक बिल्कुल। हम आएंगे आपके पास, फिर ये जानना चाहेंगे आपने जैसे कहा कि उमर अब्दुल्ला जी चुनाव हार गए बारामूला से, इसी तरह से अनंतनाग से महबूबा जी हार गई, दो चीफ मिनिस्टर चुनाव हारते हैं, एक निर्दलीय से हारते हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस से हारते हैं। ये वजह क्या है? और जो आपने कहा कि मतदान कितना होगा, अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान 58% करीब मतदान हुआ है पहली बार। और अगर रेशियो निकाले लोकसभा चुनाव के अनुसार तो सबसे ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के, सब मिला दे जम्मू और कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। मतलब 24% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। हमारे साथ अनिल जी हैं, सत्यप्रकाश जी आपके पास आ रहे हैं। अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है त्रिपाठी जी। अनिल जी, जम्मू कश्मीर में आप सरकार बनाने जा रहे हैं? त्रिपाठी जी, नंबर 1 चुनाव, कोई भी चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए लड़ा जाता है जी, सरकार बनाने के लिए लड़ा जाता है जी, और इसमें दो राय नहीं है कि हम वहां पर जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। दो राय नहीं है, हमारा बड़ा दो राय नहीं है। मैं थोड़ा एक आंकड़ा आपको बताऊं, आंकड़ा ये है, निश्चित तौर पे 5-6 सीटें बढ़ी हैं जम्मू में। जम्मू आपका गढ़ रहा है, पिछली बार भी आपने 25 सीटें जीती थी जम्मू में, तब 37 सीटें हुआ करती थी, तब आपने 25 जीती थी, अब 43 हो गई हैं। ज्यादा से ज्यादा आप, जैसा कि अयाज जी वो कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अभी भी घाटी में 47 सीटें हैं, माने 43 सीटें जम्मू में हैं और घाटी में 47 सीटें हैं। इस स्थिति में आपको लगता है कि आप अकेले दम पे वहां सरकार बना लेंगे? त्रिपाठी जी, मैंने एक बात बड़ा स्पष्ट है कि हम सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता ने विकास देखा है जी। जम्मू कश्मीर की जनता पूरे देश से जुड़ी है जी, पूरे देश के नियम कानून वहां पर लागू होकर के पूरे देश की सुविधाएं वहां के नवयुवकों को मिल रही हैं, वहां पर रोजगार मिल रहा है, वहां पर व्यापार बढ़ा है, वहां पर लोगों की खुशहाली बढ़ी है जी। आज वहाँ स्कूल खुल रहे हैं, वहां पर चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है और जम्मू कश्मीर की जनता, देश की जनता विकास चाहती है, शांति चाहती है। आज वहाँ विकास भी है, शांति भी है। जो पार्टी विकास और शांति दे सकती है उस पार्टी को ही आवाम वोट करता है, जनता वोट करती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो अभी आपने भी कहा और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है लोकसभा चुनाव के अंदर मतदान का। यानी लोकतंत्र के अंदर इतना अधिक मतदान हुआ है, ये भी एक तरह से वहां के नागरिकों को बधाई, उन्होंने हिम्मत करके आतंकवाद के खिलाफ खड़े होकर के मतदान किया है और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही संभव हुआ है जी। आज वहां पर जो है बहन बेटी आराम से आ सकती है, जा सकती है। एक जब समय वो था लाल चौक पर झंडा कोई फहरा नहीं सकता था, आज कोई भी जाकर लाल चौक पर झंडा फहरा सकता है जी। एक समय तो मैं आज में और जो वहां पर अमन बहन चाल, वहां पर जो अमन है, जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा जी। इसमें कहीं से कहीं तक की दो राय नहीं है। और मैं एक बात और मतलब बड़ा भारतीय जनता पार्टी का मानना है, हम सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम देश की सेवा करनी है, जम्मू कश्मीर की सेवा करनी है और जम्मू कश्मीर की सेवा करने के लिए ही हम राजनीति कर रहे हैं। हम वहां के लोगों का हित चाहते हैं, वहां का विकास चाहते हैं, वहां को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसके उलट वहां पर चाहे महबूबा की पार्टी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी है, चाहे कांग्रेस, तीनों एक परिवार को बचाने के लिए, हमें जम्मू कश्मीर को बचाना, उसका विकास करना है। इनको परिवार को बचाना, परिवार के भ्रष्टाचार को बचाना और परिवार का विकास करना है। तो जनता ये देख रही है कि हमको एक परिवार के साथ खड़ा होना है या देश के हित के साथ खड़ा होना, जहां देश का हित। और आप एक बात और देख रहे होंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है जी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है 370 बहाली कराएंगे, 35 से बहाल कराएंगे। यानी कि क्या आतंकवाद द्वारा बुलाना चाहेंगे, पत्थरबाज द्वारा बुलाना चाहेंगे, अशांति द्वारा होना चाहेंगे, और कांग्रेस चुप है। आप ये इनका गठबंधन कितना कंफ्यूजन है कि कांग्रेस उसमें एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए, अपना स्टैंड स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि आपका स्टैंड क्या है, आपका स्टैंड क्या है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता कभी भी भ्रमित लोगों को वोट नहीं देती जी। जनता वोट देती है जो स्पष्ट चलते हैं, उनके हित के अंदर फैसले करती है। स्पष्ट चलना और उनके हित में फैसले करना, सभी जनता उनको स्वीकार करती है। वो ये देख रही है जो गठबंधन है, जिसको आप हमारा मुख्य विपक्षी दल मानते हैं, मुख्य विरोधी मानते हैं, आप आपस की ताकत मानते हैं, वो कंफ्यूजन है। वो आपस में कंफ्यूज है कि हम कांग्रेस 370 का समर्थन करे या विरोध करे, 35 का समर्थन करे या विरोध करे। वो इस बात पर अभी तक कंफ्यूजन, मुझे अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये कहते हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान से बात होने के बाद में आतंकवाद खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान से अगर बात होने की बात करें तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेकर के गए थे, उसके पीठ में छुरा घोपा था कारगिल करके जी। माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए थे, उन्होंने यहाँ पर आतंकी अटैक कराए। यानी जो देश हमेशा निगेटिव सोचता है, हमेशा आतंकवाद की घटनाएं करता है, हमारे हिंदुस्तानियों को मारता है, हमारे हिंदुस्तान में आतंकवादी अटैक करता है, और जब हिंदुस्तानी को मारता तो उसकी गोली ना हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है। बिल्कुल सही अनिल जी। अभी तो आतंकवाद पे बात नहीं हो रही, अभी हम इस पे बात कर रहे हैं कि कौन किस पार्टी का पलड़ा भारी है। ठीक है, आपने बात कही है, निश्चित आएंगे। आपने कहा कि अमन चैन है, लेकिन आपके आंकड़े बताते हैं कि अब पहले घाटी में जो आतंकवाद था वो अब क्षेत्र में जम्मू में आतंकवाद आ गया है। आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हम आपके पास आएंगे, बात करेंगे। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ रायपुर से हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? और अगर आवाज आ रही है तो सीधी सीधी सी बात है, अभी हमारे साथ नीलोफर जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की प्रवक्ता है वहां पे। उन्होंने कहा धारा 370 की बहाली, धारा 370 अभी भी वहां, वो 35 का और 35 खा जो नियम अधिनियम था उसको समाप्त किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपका गठबंधन हुआ है, 32 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, 51 सीटों पे नीलोफर जी अपने कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं। ऐसे में धारा 370 की बहाली के लिए आप चुप हैं, ऐसा अनिल गोयल जी कह रहे हैं। और अभी तक जो आपके बड़े नेता हैं दिल्ली से, अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं आया, जबकि फारूक जी बार बार कह रहे हैं कि हम धारा 370 की बहाली कराएंगे, विधानसभा में हम प्रस्ताव पारित करेंगे, और उसके समर्थन में आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने 370 को बखूबी बताया कि उसमें से क्या कौन सी खंडिकाएं हटी है नहीं हटी। क्योंकि बीजेपी ने चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे उसके बाद भी जब 2019 के बाद से जब हुआ, उन्होंने एक भ्रम फैलाया पूरे भारत देश में, ये 370 हटा दिया, 370 हटा दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरा धन्यवाद दूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये चुनाव हो रहे हैं। नहीं तो हो सकता था मोदी जी, आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में कितनी बार गए थे, या जब से उन्होंने 370 धारा लागू की, जो भी खंडिकाएं हटाई उसके बाद कितनी बार गए हो। तो ये दिखता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपने हाल में छोड़ दिया। इनके सांसद लोकसभा में खड़े होकर बोले थे, जो लद्दाख के सांसद थे वो लोकसभा खड़े होकर बोले थे कि चाइना अंदर तक आ गया है, मगर मोदी जी ने सुना नहीं। वो तो बोलते ना कोई आया ना किसी को आने दूंगा, बल्कि इनके सांसद बोलते। सत्यप्रकाश जी, मेरे सवाल का उत्तर नहीं है। जम्मू कश्मीर की प्रदेश जनता को ये जरूर बोलूंगा कि बाहर आए, वोट डाले। नहीं, मैं आपको दे रहा हूं। देखिए त्रिपाठी जी, एक चीज बोलूंगा। आपने बात की थी कि प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, जनता के हित के लिए जो बन पड़ेगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी। हम गठबंधन में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उस पर हम काम करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा कि क्या मिनिमम प्रोग्राम होगा, जनता के हित के लिए, वहां की जनता के हित के लिए क्या अच्छा हो सकता है और क्या हम बेहतर कर सकते हैं, तो वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो बेहतर होगा उसमें, चाहे 370 की बात हो या विकास की बात, जो भी बेहतर होगा वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, उससे आगे बढ़ेंगे। आपने बात की कैसे होगा, देखिए बहुत सी चीज अभी देख लीजिए आप, चाहे वक्फ बोर्ड वाला बिल देख लीजिए, एलटीसीजी देख लीजिए, पेंशन स्कीम देख लीजिए, तमाम किसान बिल, तमाम चीजें जो विपक्ष ने दबाव बनाया जनता के हित के लिए, जो कदम उठाए तो विपक्ष ने उठाया और वापस लेने पड़े हैं।
तो इस चीज हुई है देश में पिछले 10-11 साल में। विपक्ष ने मजबूती से अगर आवाज उठाई है, केंद्र सरकार पर अगर दबाव बनाया है, तो केंद्र सरकार को जनता के हित में सोचना पड़ा है और वापस भी बिल लिए हैं। तो ऐसी चीजें हुई है तो वो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, मगर शेष नेतृत्व तय करेगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनेगा जनता के हित के लिए, जो बेहतर होगा हम करेंगे। दूसरी बात है कि अनिल गोयल जी को बताना चाहूंगा, ये बीजेपी के बहुत सीनियर नेता है, इनको पता होना चाहिए कि भ्रम मत फैलाइए। जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है, वो जानती है। आपने विकास की बात की, अरे विकास में आपको सीधे तौर पे देखिए, ऐसे इधर उधर की बात मत कीजिए। बीजेपी का हमेशा यही रहा है, आप सिर्फ इधर उधर, चाहे मोदी जी हो, आप तथ्य के साथ बात कर लीजिए। आप विकास की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर अगर एनएसडीपी मतलब राज्य का जो विकास दर है वो 13.28% था, ये लागू होने से पहले। उसके बाद कितना आ गया, 8.75%। कहां है विकास? अनिल गोयल जी तो अभी बहुत लंबी लंबी देर तक विकास दे रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे थे, एक बार फिर से आंकड़ा बताइए अनिल जी, सुन लें, एक बार फिर से आंकड़ा बताइए। 18% ज्यादा बेरोजगार कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी एक बार फिर से आंकड़ा बताइए अनिल जी, उसको नोट कर। मैं वही बता रहा हूं, नेक्स्ट जो देखिए मैं बता रहा हूं जी देखिए, जो राज्य का शुद्ध राज्य विकास दर है, जो पहले 13.28% था, वो अब 8.75% है। मतलब विकास दर कहां पे है? विकास दर बता दीजिए। बोल रहे बहुत विकास हुआ है। बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, और उसमें भी युवाओं में अगर बेरोजगार दर की बात मैं करूं तो वो लगभग 18.5% से भी ज्यादा है। कहां पे आप रोजगार दे रहे हैं? अब आप विकास की बात कर रहे हैं, आपने बोला कि हम 370 हटाएंगे तो वहां निवेश बढ़ेगा। 3% निवेश हुआ है, मात्र 3% जमीनी पे हकीकत है। और आपको एक और मैं बताता हूं, एकदम तथ्य के साथ बोल रहा हूं, यहां एनसीपी के हमारे साथी है, वो बैठे वो भी ये जानती होगी कि वहां जम्मू कश्मीर के जो चैंबर के पूर्व अध्यक्ष थे, अभी वो अध्यक्ष नहीं है, पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने ये खुद ने एक बयान दिया था कि जो हमको बोला गया था कि 370 हटेगा, उनकी खंडे हटेगी तो निवेश आएगा। उन्होंने बोला कि मैं जमीनी स्तर पर देखता हूं मगर निवेश कुछ नहीं आया है, कुछ हमको फायदा नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। ये उनका बयान है। अगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अगर पूर्व अध्यक्ष बोल रहे तो आप समझ लीजिए कि कितना विकास हुआ है। इन्होंने बात की वहां पर जमीनों की बात हुई थी, 35 से हटाएंगे तो जमीन वाले से। त्रिपाठी जी आप बता दीजिए, आप जमीन ले सकते हैं क्या? वहां मैं जमीन ले सकता हूं क्या? नीलूफर जी बैठी, उनको मालूम है कि बाहर प्रदेश के व्यक्ति और जमीन ले सकता है कि नहीं ले सकता है? आप बता दीजिए कितने लोगों ने वहां जमीन ली? मात्र आप लेना चाहें लोकसभा में जो केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया कि मात्र 2 लोगों ने नहीं, मैं उनका धन्यवाद दूंगा, मगर मैं अभी उतना बड़ा आदमी नहीं हूं अडानी अंबानी जैसे कि मैं हर प्रदेश में जमीन लेता रहूं। वो बीजेपी के लोग दिलाते हैं अडानी अंबानी को, मैं उतना बड़ा अभी आदमी नहीं हूं, मैं छोटा से कार्यकर्ता हूं कांग्रेस के, इसलिए मेरी उतनी अभी औकात नहीं है। मगर देखिए मैं वही बात बोलना चाह रहा हूं, सिर्फ लोकसभा बयान नहीं है। नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री, मात्र 2 लोगों ने जमीनें ली है, और 2 लोग को ना मैं बताना नहीं चाहता हूं, वो पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है किसने बोल रहा। और आतंकी घटनाएं जो कम हुई है, अरे भाई साहब जब से हटी आप देख लीजिए 2019 से 22 लगभग 617 आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसमें पुलवामा भी है। आज तक जांच नहीं हुई है। सत्यपाल मलिक जी का क्या बयान आया था, जांच भी नहीं हुई है। आरडीएक्स कहां से आज तक प्रदेश की, देश की जनता को मालूम नहीं चला है। आतंकी घटना अभी देख लीजिए आप, ये जो 2-3 महीने की सरकार हुई है, लगभग 90 दिन की जो सरकार है, उसमें लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 21 जवान शहीद हो गए उसके अंदर, और लगभग 12-20 से ज्यादा हमले हुए हैं। तो ये तमाम चीजें जो, लेकिन 19 के पहले के जवानों के शहीद होने के आंकड़े आप देखेंगे तो कहीं बहुत कम हो गए हैं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, आप 19 से पहले की बात कर लीजिए ना, मेरे पास वो भी आंकड़े हैं। पार्टी देखिए 2016 से 19 में आतंकी हमले देख लिए, 458 आतंकी हमले हुए। उसके बाद 2019 से 617 आतंकी हमले हुए। तो आप बात करते हैं आतंकी हमले हमने कम कर दी, तो कहां कम हुए हैं? ये आंकड़े आपके आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के ही आंकड़े हैं, जो लोकसभा में या इनके तमाम जो नेता खुद मानते हैं, इनके मंत्री मानते हैं, मैं वही आंकड़े बता रहा हूं। तो ये दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है, ना आप रोजगार दे रहे हैं, ना वहां विकास हो रहा है, ना आतंकी घटनाएं कम हो रही है। तो हुआ क्या है? अब 90 दिन की सरकार में आतंकी घटनाएं हुई है, 21,000 जवान शहीद हो गए, तो कहां है आपका विकास? कहां आतंकी हमले कम हुए हैं? कहां रोजगार मिला है? कहां उद्योग लग गए हैं? आपने 2015 में नई औद्योगिक नीति के तहत आपने एक पैकेज की घोषणा की थी, उसमें भी लगभग 60% अभी भी कोई काम नहीं हुआ, 40% भी उसमें भी आधा काम हुआ है। तो यह दिखता है कि आपने 2015 में जो नीति की वो भी फ्लॉप है आपकी, आपने 2019 में लागू किया वो भी फ्लॉप है आपका। तो हर चीज आपने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। मोदी जी लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं गए? उससे पहले क्यों नहीं जाते? जी दिखता है ना मोदी जी किससे डरते। और अभी जो लिस्ट आई थी वो साफ दिखता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। प्रदेश की जनता छोड़ी, इनके कार्यकर्ता नाराज है। क्यों नाराज है बता दीजिए, क्यों इनको लिस्ट बदलनी पड़ रही है, क्यों लिस्ट बार बार संशोधित करनी पड़ रही है, ये बताए ना इनके कार्यकर्ता खुद। सत्यप्रकाश जी पूछ लेते हैं, सत्यप्रकाश जी पूछ लेते हैं, प्रदेश की जनता जानती है, सत्यप्रकाश जी अनिल जी से पूछ लेंगे, सत्यप्रकाश जी अनिल जी से पूछ लेंगे। आपने जो आंकड़े दिए हैं, लेकिन हम
प्री पोल जब गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो जो बनता है, घोषणा पत्र जो बनता है, उसमें लगभग कॉमन बातें होती हैं। आपका ये प्री पोल गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और उससे पूछ लेते हैं सरप्रकाश जी, अनिल जी से पूछ लेंगे, सरप्रकाश जी अनिल जी से पूछ लेंगे आपने जो आंकड़े दिए हैं। लेकिन हम प्री पोल जब गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो जो बनता है, घोषणा पत्र जो बनता है, उसमें लगभग कॉमन बातें होती हैं। आपका ये प्री पोल गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और उसमें वो धारा 370 हटाने की बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी ये कह रहे हैं कि जब उनसे सवाल किया जाता है कि पाक अधिकृत कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं अमित शाह, तो वो कहते हैं 15 लाख के जुमले के साथ उसकी तुलना करते हैं। इन बहुत सारे निश्चित तौर पे अयाज जी ने इसका बहुत की आगे चल करके इनके गठबंधन में राजनीतिक रूप से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है वो संभव नहीं है। राजनीतिक रूप से जो दोनों लोगों का उद्देश्य है वो आपस में सामंजस्य नहीं बैठेगा। हम आपके पास फिर से आते हैं अजय त्रिपाठी जी से। हम एक सारे हमारे जो वक्ता है उनके वक्ताओं के आधार पे आपसे टिप्पणी चाहते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम नीलोफर जी के पास जाएंगे। जी देखिए, जैसे मैंने सभी अतिथियों को सुना, सबसे महत्वपूर्ण बात तो देखिए, अब नीलोफर जी हों या अपने कांग्रेस प्रवक्ता जी हों तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, अनिल जी अपनी बात करेंगे। जो मुद्दा मुझे समझ में आया कि जो अया साहब बात कह रहे थे कि आप मिनिमम कॉमन प्रोग्राम लेकर के एक मैनिफेस्टो आपको बनाना पड़ेगा और वहीं आपके बीच फ्रैक्शन दिखाई पड़ेंगे। दूसरी बात, जो एक टेक्निकल सिस्टम को समझे, लेजिस्लेटिव सिस्टम जो हमारे यहाँ का है पूरे इंडिया का, उसमें समझे तो आप एलजी के हाथ में सारी कमांड रहेगी। कई बार तो आप अगर विधानसभा से प्रस्ताव पास करके दे भी देंगे, हाथ से रेजोल्यूशन पास भी हो जाएगा, तो उसको कुछ न कुछ, मुझे जो समझ में आता है पॉलिटिकल, कि उसमें कुछ न कुछ बहाना लगा करके एलजी 2 बार लौटा देंगे, तीसरी बार आप फिर पास करेंगे, एलजी को वापस भेजेंगे, एलजी सेंटर को भेजेंगे, वो लटकता रहेगा। और कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस को बाकी राज्यों में चुनाव लड़ना है, तो कांग्रेस खुल्लम खुल्ला 370 के पक्ष में नहीं खड़ी होगी। और यही अगर इसके बीच जो एक विवाद की स्थिति बाद में पैदा होगी, मुझे लग रहा है यही होगी। और जैसा कि अया साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू इलाके में भारतीय जनता पार्टी जो होगी वो होगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का एक बार घटक रह चुकी है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ऐसा ना हो कि अन्य कोई गठबंधन चुनाव के बाद और तरीके का डेवलपमेंट हो जाए। पर फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है वो एक बड़ी चुनौती, चुनाव में भले उनको उसको लाभ मिल जाए, पर जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल, जो टेक्निकल इश्यूज हैं, लेजिस्लेटिव इशू हैं, उसके हिसाब से मुश्किल लग रहा है। जी नीलोफर जी और अयाज जी आपके पास आ रहे हैं, चूंकि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे सत्यप्रकाश जी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं, आंकड़ों के साथ उठाए हैं, इसलिए अनिल जी से उत्तर लेना जरूरी हो गया है। अनिल जी, निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत सारे विकास दर, उन्होंने आंकड़े, एनसीआरबी के शायद आंकड़े उन्होंने दिए हैं, बाकी वो जीडीपी क्या है, रोजगार दर क्या है, विकास दर क्या है, ये सब उन्होंने दिए हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन एक बार फिर से हम वही सवाल उठा रहे हैं कि अकेले दम पे इस बार पहली बार आपने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, यानी दोहरा दांव खेला है आपने घाटी में खासकर। त्रिपाठी जी, जहां तक कैंडिडेट का सवाल है, तो जहां पर जो कैंडिडेट जीत सकता है, जो पार्टी को उपयुक्त उम्मीदवार लगता है, उसको हम टिकट देते हैं, इसके अंदर कहीं कोई दो राय नहीं है जी। दूसरा, हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। हमारी पार्टी के अंदर पूरे देश में लोकसभा में कितने मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे आपने? त्रिपाठी जी, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में लोगों को अपनी बात कहने का हक है जी। हमारी पार्टी में लोग नाराज भी होते हैं, लोग मनाए भी जाते हैं। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, इसलिए इसी को अच्छा लोकतंत्र कहते हैं कि हर एक की बात वहां पर सुनी जाती है, और कहीं पर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो हमारा हाईकमान उसको परिवर्तन करता है। ये अगर उसको निगेटिव सोचते हैं तो ये इनकी अपनी सोच है, उस सोच का हमें कोई लेना देना नहीं। अभी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें, मैं ये कहता था उस शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, इन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा या नहीं पलटा? हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना, इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके टाइम में सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा। माननीय हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित करा, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। ये कोर्ट का सम्मान करना नहीं जानते, कोर्ट की बात करना जानते हैं। दूसरी बात, ये आंकड़ों की बात कहते हैं, क्या स्कूल खुले नहीं खुले, बच्चियां स्कूलों में जा रही है नहीं जा रही हैं, वहां पर मार्केट दुकानें खुल रही है नहीं खुल रही हैं,
वहां पर टूरिज्म का बढ़ावा बढ़ा है या नहीं है? आप ये आंकड़ों में फंसे रहे। आम जनता को आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। आम जनता को जमीन में होते हुए काम को दिखाई देने से मतलब है। क्या लोकतंत्र जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, 58.40% वोट पोल हुआ था, 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वहां पर जनता अगर खुशहाल नहीं होती, जनता लोकतंत्र की बहाली के लिए आगे नहीं बढ़ती, तो क्या वहां पर इतनी वोट पोल होती? अगर वहां आतंकवाद का राज होता तो इनके टाइम में इतनी वोट पोल क्यों नहीं हुई? आतंकवाद पर कंट्रोल का सीधा इसका संदेश है कि वहां पर इतने अधिक वोट परसेंटेज होना, लोगों का बढ़ चढ़ के वोट डालना। और मैं फिर लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा है गोयल साहब, लेकिन आपका वोट परसेंट 24.5% के आसपास रहा। और अगर कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के वोट जोड़ दें तो 42% चला जाता है। त्रिपाठी जी, मैं आपको पहले भी कहा है और मैं आज भी कह रहा हूं, हमारे लिए राष्ट्र फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है, हम खुद में लास्ट हैं। हम हमेशा देश के लिए काम करते हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं, J&K के हित के लिए काम करते हैं। पार्टी जीतती हारती रहेंगी, चुनाव होते रहेंगे, हम झूठे वायदे नहीं करते। अब इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करी है, क्या इन्होंने हिमाचल में लागू क्यों नहीं करी? इन्होंने कर्नाटक में लागू क्यों नहीं करी? इन्होंने तेलंगाना में लागू क्यों नहीं करी? यानी जहां इनके केंद्र शासित जहां इनके प्रदेश हैं, जहां पर ये जीते हुए हैं, वहां पर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये निश्चित तौर पर अपने वायदों से पीछे हट करके और जो झूठी सच्ची घोषणा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज जनता ये पूछना चाहती है कि कांग्रेस का 370-35A पर क्या स्टैंड है? क्या वो बहाली के लिए फेवर में है या जो हट गया उसके फेवर में? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक माना है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जिन्होंने गठबंधन जिनके साथ है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात, इनके माननीय उनके हाथ में ही नहीं है 370 हटाना जी। इन दोनों के मिलकर भी हाथ में नहीं है 370। वो हम नीलोफर जी से सवाल कर लिए हैं, हम नीलोफर जी से सवाल कर लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके हम भेजेंगे, पॉलिटिकल तौर पे जितनी उठापटक हो सकेगी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब मैं वही कर, जो बस की नहीं है, जो कर नहीं सकते, जो हो नहीं सकता, वो जनता को गुमराह क्यों करा जा रहा है? और ये अपने गठबंधन के साथी से कहेंगे जो भी कब कर सकते हो वही वायदे करो ना। आप झूठे सच्चे वायदे करके जनता को बरगला करके कैसे बात चलेगा? तो ये इनका आपस में विरोधाभास भी है, ये आपस में एक दूसरे के विरोधी भी है, और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये एक गठबंधन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात करूंगी, आरक्षण नीति का ये विरोध कर रहे हैं, तो क्या और पूरे हिंदुस्तान में आरक्षण नीति का विरोध करेंगे? क्या इसके अंदर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वहां पर जो दलितों को आरक्षण मिला है, वहां पर जो गुज्जरों को आरक्षण मिला है, जहां बकरवाल को मिला है, पहाड़ियों को मिला है, ये आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं, क्या ये इसका समर्थन करते हैं? इस बात का जवाब दें। ये इस बात का जवाब भी इनके पास नहीं होगा। ये क्या वहां पर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं? इस बात का भी इनके पास जवाब नहीं होगा। ये एक आंकड़ों के अंदर फंस करके जम्मू कश्मीर का विकास, वहां पर आवाम खुश है, वहां पर विकास हो रहा है, वहां पर लोगों को आमदनी बढ़ रही है, लोग वहां पर खुशहाल हैं, और ये उसके लिए जो आंकड़ों के अंदर फंस रहे हैं। हम तो हकीकत में जा रहे हैं। हकीकत में जो आज जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, लोग वहां के खुश हैं, और वो पूरे हिंदुस्तान की सुविधाओं को वहां जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रही। पहले उनको लोगों नहीं मिलती थी। अब ये क्या ये 2 झंडे चाहते हैं या 1 झंडा चाहते हैं? अनिल जी थोड़ा संक्षेप में अपनी बात पूरी करें। नीलोफर जी के पास फिर मैं जाऊंगा, संक्षेप में अपनी बात पूरी मैं यही कह रहा हूँ कि इनके टाइम में लाल चौक पर झंडा नहीं फहराया जा सकता था, तिरंगा झंडा जी आज फहराया जा सकता है। तो क्या ये चाहते हैं कि लाल चौक पर तिरंगा झंडा ना फहरे? क्या ये वहां पर 2 झंडे लगवाना चाहते हैं या 1 झंडा लगवाना चाहते हैं? इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। चलिए हम जवाब ले लेते हैं। जहां तक पीओके की बात कहते हैं, तो पूरे संसद के अंदर ये प्रस्ताव पास है, कांग्रेस के टाइम का प्रस्ताव पास है कि पीओके हमारा भी हिस्सा है, हम पीओके लेकर रहेंगे। आज इनका गठबंधन कहता है, लफाजी वाली बात करते हैं, ये पीओके लेने की बात करते हैं। ये पीओके छोड़ चुके हैं, जो इन्होंने इनके प्रस्ताव पास करा उसको छोड़ हट चुके हैं, ये पीओके लेना चाहते हैं, ये भी स्पष्ट करेंगे। चलिए हम पूछ लेंगे। अनिल जी एक बार फिर से, नीलोफर जी हमारे साथ हैं। नीलोफर जी आवाज आ रही है आपको अच्छे से हमारी? जी आ रही। दो बातें हैं नीलोफर जी। निश्चित तौर पे आपके साथ अगर वहां की आवाम है
तो जैसा कहा, उमर जी का जीतना निश्चित माना जा रहा था। 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारते हैं, आपके पार्टी के युवराज कहे जाते हैं, वो चुनाव हार जाते हैं। दूसरा, पीओके की बात कही गई है। फारूक जी ने कहा है, उस मामले में लेकर के बाकायदे उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि पाक अधिकृत कश्मीर लेने की अगर केंद्र सरकार बात कर रही है, अमित शाह बात कर रहे हैं, तो वो इसको एक दिवा स्वप्न बता रहे हैं, जुमला बता रहे हैं। उन्होंने इसकी तुलना इस बात से की है कि 15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे, वो जैसा जुमला था उसी तरह है। तो आप पाक अधिकृत कश्मीर लेने के पक्ष में हैं या नहीं, नीलोफर जी? देखिए त्रिपाठी जी, जो अभी यहाँ पर अनिल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने काफी बातें की यहाँ पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, हमने विकास लाया, हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया। मुझे नहीं पता ये किस विकास की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये किस शांति की बात कर रहे हैं जो हमने 5 अगस्त 2019 के बाद देखा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख लीजिए आज कहाँ है। जो भी करप्शन अगर आप देखेंगे, हर खेमे में, हर जगह, हर फील्ड में सब करप्शन है। ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स का, जो यहाँ के कैंडिडेट्स, बच्चों का एग्जाम लिया जाता है, जब उसकी लिस्ट भी आ जाती है, शाम को एक मैसेज ड्रॉप होती है इनकी तरफ से, भ्रष्टाचार है, इसको कैंसिल कर दीजिए। चाहे वो जेई के एग्जाम है, चाहे वो एफए के एग्जाम है, चाहे वो एसआई के एग्जाम है, जितने भी एग्जाम 9 अगस्त 4 अगस्त 2000। जी, आपकी आवाज कट गई नीलोफर जी। हेलो जी नीलोफर जी, आपकी आवाज कट गई है, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? जी 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 जी, आप 4 अगस्त की बात कर रही थी। तो बिल्कुल, जो 5 अगस्त को इन्होंने किया, उस 5 अगस्त के बाद कितने ही ख्वाब इन्होंने यहाँ के लोगों को दिखाया। हालांकि फ्लोर ऑफ पर पार्लियामेंट में इन्होंने ये भी कहा कि पीओके हमारा हिस्सा है, क्या बात करते हैं आप, उसको भी हम वापस ले लेंगे। अब तो 5 साल हो गए, बिल्कुल वो हमारा हिस्सा है, हम चाहते हैं कि वो हिस्सा हमारे साथ जुड़े। उतना ही नहीं, जो वो भी हमारे साथ जुड़े। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हर कोई हिस्सा जो हमसे किसी ने छीना है, वो एक कॉम्पैक्ट शक्ल में हमें वैसे ही मिले जैसे वो पहले था। तो इसके अगेंस्ट कोई नहीं है, इसके अगेंस्ट मैं फिर कहूंगी कोई नहीं है। लेकिन एक स्मोक स्क्रीन रखना सामने, तो दुनिया को बोलना कि हमने विकास किया जम्मू कश्मीर में। थोड़ा माइक पास में रख लेंगे नीलोफर जी, तो अच्छे से आवाज आएगी। माइक पास में रख लेंगे थोड़ा सा, तो इलेक्शन थे उसमें सामने आता। अब श्रीमती जैसे कल को जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आ जाती, चुनौतियां बहुत खास है, क्योंकि इन्होंने इन 10 सालों में भी पड़े हैं। तो उन कांटों को निकालना कोई आसान हमारे लिए नहीं होगा। एक मैसेज देना लोगों को कि हमने शांति लाई, हमने विकास किया, ये सब जानते हैं। चाहे आप एक आम नागरिक को देखेंगे जिसकी कमर टूटी हुई है, इतने प्राइस हाइक है, न यहाँ पर बिजली कहीं है, स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं, बिलें आ जाती हैं। एक शख्स जो माउथ है, हैंड टू माउथ है, उस बेचारे के पास चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको स्मार्ट मीटरों की वजह से उस बोझ के तले वो नीचे चला गया है। पानी कहीं नहीं है, घर घर उन्होंने कहा हम जल पहुंचाएंगे, वो जल कहीं नहीं है। तो ये तो बेसिक चीज है। राशन कार्ड आपके यहाँ बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, ये बेसिक सुविधाएं ही यहाँ के नागरिकों को नहीं दे सके। बड़ी यहाँ पर जॉब दे देंगे, लेकिन जॉब तो दिए नहीं। हाँ, इन्होंने मुझे लगता है यहाँ के जो जॉब्स कर रहे हैं उनको नौकरी करो। शाम को एक नोटिस आ जाती है, भाई आप जो है आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, आप चले जाइए, आपका 1 मंथ का हम आपको सैलरी दे रहे हैं। कोई अपील नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिविजन नहीं। ये अनफॉर्चुनेट है। आप देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहा कि यहाँ की जमीनें दूसरे लोग आ जाएंगे। हर कोई जानता है, किसी को मतलब नहीं है। हिंदुस्तान के लोग जो दूसरे स्टेट में रहते हैं उनको मतलब नहीं है 370 है कि नहीं है, हटा कि नहीं हटा। उनको मतलब है अपनी रोजी से, उनको मतलब है अपनी फीस से। उसी तरीके से हमें मतलब है अपनी रोजी से, हमें मतलब है अपनी डेवलपमेंट से। देश की डेवलपमेंट के साथ साथ वो डेवलपमेंट भी चलेगा। रही बात यहाँ पर झंडा लहराने की बात, अनिल जी जानते हैं यहाँ पहली बार हमने अपने मुल्क का झंडा नहीं लहराया है, बल्कि उन हालातों में जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, जब वो सुरक्षा के बगैर चल नहीं पाता था। हमारे जो वर्कर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4000 से ज्यादा उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। किसके लिए? अपने मुकद्दस फ्लैग के लिए उन्होंने की है, अपनी मुकद्दस कंट्री के लिए की है। और तब जाकर ये कहेंगे, टैग लगाएंगे कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है वो एंटी नेशनल है।
बिल्कुल गलत बात है। इनको इन चीजों से, इन हरबों से बाहर आना चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहूंगी कि जो 15 अगस्त हमारा यहाँ होता है या 26 जनवरी हमारा यहाँ होता है, क्या हम उस दिन झंडा नहीं लहराते हैं? क्या हमने कभी, चाहे कितने भी हालात खराब थे, क्या उन दिनों में हमने झंडे नहीं लहराए? हमने अपने देश का सम्मान नहीं किया? तो ये सब जो है ढकोसले है, झूठ है, जो ये सब यहाँ के लोगों को दर्शाना चाहते हैं। और आज लोग जानते हैं कि जो भी ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। तो उस गलत को साबित करने के लिए इलेक्शन बिल जो है, इस इलेक्शन में ये अपना देख लेंगे कि इनकी जमान से मैं श्योर हूँ, खुसूसन कश्मीर में अगर जम्मू में कोई सीटें ले लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कश्मीर में ये एक सीट भी नहीं लेंगे। अब इनकी प्रॉक्सी कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं। हमें मालूम है कि कल को वो प्रॉक्सी कैंडिडेट जो है वो इनसे जा मिलेंगे अगर उन्होंने कहीं सीट कहीं जीत भी ली, पद का अगर उन्होंने जीत भी ली। लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोगों के मसले और मसाइल है वो इन्होंने जब कभी सोचा ही नहीं इसमें किस तरीके से वो मसले मसाइल को, एक वेज जो पैदा हो गया है, एक एलिनेशन जो पैदा हो गया है, हमें किस तरीके से उस एलिनेशन को खत्म करना है, उस वेज को हमें एड्रेस करना है। तो ये हर महाव पर नाकामयाब हो गए। और वही वजह थी कि जब लोकसभा के इलेक्शन थे ये नहीं लड़े और आज लड़ रहे हैं। आज इनको समझ आ जाएगी कि इनसे अगर मेन स्ट्रीम पार्टी से जमीनें तंग करनी चाहिए, इनकी जमीनें तंग हो गई है। जी नीलोफर जी, निश्चित तौर पे आपने कहा कि कश्मीर की 47 में से एक भी सीटें इनको नहीं मिलनी है, जम्मू में 40 सीटें हैं, लेकिन आपने ये ध्यान देना होगा कि 5 सीटें जो वहां के उपराज्यपाल हैं वो नियुक्त भी कर सकते हैं और बहुमत 48 सीटों पे है, ना कि 46 सीटों पे। आयाज जी के पास एक बार फिर चलते हैं। आयाज साहब, मैंने इसके पहले भी सवाल किया था कि गुलाम नबी आजाद एक स्तंभ रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, आज वो कांग्रेस से अलग होकर के चुनाव मैदान में है। वो कितना नुकसान करेंगे, बीजेपी का नुकसान करेंगे कि पीडीपी का नुकसान करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान करेंगे कि कांग्रेस का नुकसान करेंगे? नहीं, अगर आप आजाद साहब की पार्टी की बात कर रहे हो तो शायद वो इस इलेक्शन में ग्राउंड पर उतर नहीं पा सके, नहीं उतर सके वो ग्राउंड पर। उसके कुछ वजूहात है। एक तो उनके जो काडर है वो सही नहीं सेट हो गया, उनके लीडर्स खास जुट नहीं पाए। और तीसरा जो उनको जो मामला जो उनके साथ डैमेज कर गया उनको, नहीं तो उनकी एक बहुत बड़ी छवि है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जम्मू कश्मीर को लेकर। हम तो बात मतलब जम्मू कश्मीर में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी नहीं लड़ तो रहे हैं, कुछ सीट्स पर लड़ रहे हैं, लेकिन आपका जो सवाल है कि वो कितना असर कर पाएंगे, उसी का जवाब मैं दे रहा हूं। शायद उनका ज्यादा मैटर नहीं करेगा, वो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी पार्टी प्रॉपरली लॉन्च नहीं कर पाई, इन द सेंस वो सेटअप नहीं हो पाई, नीचे तक नहीं उतर पाई। उसके भी कोई वजूहात है तो आप अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो उसका शायद एक वजह ये भी रहा कि उनको आके ही टैग लग गया कि ये जो बीजेपी की प्रॉक्सी है, उनका सपोर्टिंग पार्टी है, कुछ ऐसा उनका टैग लगा, तो उनकी वजह से थोड़ा सा उनकी छवि खराब भी होगी। जैसे अपनी पार्टी का हो गया, जिनका सपोर्ट के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी ने कहा था, उनकी भी हालत ठीक नहीं होगी, उनकी भी हालत खराब होगी। तो वो कुछ वजूहात रहे हैं कि जिनकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि आजाद साहब ज्यादा डैमेज कर पाएंगे, एक्सेप्ट चुनाव रैली में शायद वहां 1-2 कैंडिडेट्स हैं जो कुछ वोट ले लेंगे। ये भी मुश्किल है उनका कि कोई शायद कैंडिडेट जीत पाएगा, वो मुश्किल नहीं लग रहा है। अलबत्ता एक जो एरियाज में वो शायद चुनाव रैली में उनके मजीद मानी साहब है, शायद एक मिनिस्टर रहे हैं, तो शायद वो कुछ वोट ले पाएंगे लोकल लेवल पर। तो ओवरऑल में उनका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। लेकिन 2 बातों का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा जो अनिल जी बता रहे थे। एक, उन्होंने ये कहा कि भाई जो विकास के हवाले से ये बात कर रहे थे कि विकास जम्मू कश्मीर में हो गया, हालांकि ये जो नीलोफर जी ने उस पर तफसील बात करी, लेकिन फिर मैं इसमें एक जोड़ना चाहूंगा बात। देखिए, आपको इस चीज को जहां जो जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर से देखना पड़ेगा कि वो विकास को लेकर वो क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या उनका उसके ऊपर नजर है। अगर बीजेपी ने ये ना सेंस किया होता, अभी तो अनिल जी बोल रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी ये सेंस कर लेती कि उनका ग्राउंड है कश्मीर में विकास को लेकर, 370 को एब्रोगेट करने के बाद जैसे बोला जा रहा है कि सारा
वहां ठीक हो गया, लोग खुश है, विकास हो गया, तो शायद ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर पाते, लेकिन एक भी नहीं किया। और इस वक्त भी ये कश्मकश में है। हालांकि उन्होंने तो कुछ कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया, लेकिन खुद ये मुझे लगता है पार्टी की कश्मकश में होगी कि लड़े ना लड़े, लड़े ना लड़े, लेकिन अब उनको मजबूरन शायद लड़ना पड़ेगा, इसलिए कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में न लड़ने से इनकी काफी नुक्ताचीनी होगी, काफी क्रिटिसिज्म हो गया, तो इसलिए वो मुझे लगता है मजबूरी की हालत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नहीं तो यहाँ उनका कोई ज्यादा कश्मीर में मिलने वाला नहीं है वोट, एक्सेप्टिंग कहीं अगर कोई कैंडिडेट अपना उसका पर्सनल रहा हो तो थोड़ा सा वोट ले सकता है, लेकिन जीतने की उम्मीद बहुत कम है कश्मीर से। और जहां तक उन्होंने वोट पार्टिसिपेशन की करी पार्लियामेंट में, उन्होंने दूसरी बात कही कि हमारी परसेंटेज वोटों की बहुत मिली। जैसे अभी जहां अगर मैंने सही समझा हो तो उसके जवाब में मैं ये कहूंगा कि व्हाट मैटर्स इज द सीट्स यू गेट, कि आप कितने सीट्स लेते हो, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आगे चलने में मदद कर ली। अगर कितने भी वोट परसेंटेज आप इंसान की किसी भी पार्टी की बढ़ जाएगी, लेकिन वो तो ठीक है, अपने लेवल पर तो ठीक है, एक गवर्नमेंट की पोजीशन हमारी तो ठीक है, लेकिन आपके कितने मेंबर्स आते हैं जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हेल्प कर लेते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेशन। तो मुझे लगता है कि वहां बीजेपी की सिचुएशन सही नहीं है, और उनकी पोजीशन जम्मू कश्मीर में मुझे नहीं लगता कि वो अकेले में हुकूमत बनाने की पोजीशन में रहेंगे, और जब तक वो किसी के साथ कोई टैप नहीं करेंगे, और किसी के साथ क्या अभी तक जो दिख रहा है वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हो सकता है, कांग्रेस के साथ उनका टैप हो भी नहीं जाएगा। अगर उनकी इतनी सीटें भी आती है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की इतनी जम्मू कश्मीर में इतनी सीटें आएंगी कि वो बीजेपी के साथ अगर मान लेंगे करेंगे फिर भी उनकी गवर्नमेंट बन पाएगी। हाँ, अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई भी कांग्रेस या दूसरे तीसरे बना सकते हैं, और उसमें बीजेपी भी आ सकता है। तो उनकी अपनी पोजीशन इतनी नहीं रहेगी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने बलबूते पर गवर्नमेंट बनाएगी, ये मेरा मानना है। जी सत्यप्रकाश जी, समय कम है, बहुत सारी बातें अनिल जी कही हैं, आप उत्तर देना चाहेंगे? जैसे तौर पे उन्होंने कहा कि आप पहले स्पष्ट करिए धारा 370 बहाली को लेकर के, प्री पोल एनालिसिस है आपका। देखिए त्रिपाठी, जैसे मैंने पहले स्पष्ट किया कि ये शीर्ष तय करेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जो बेहतर होगा वो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता के हित के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा कार्य करती है और जनता की आवाज उठाती है। इसका नतीजा क्या क्या हुआ सबके सामने, राहुल गांधी जी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं को जेल तक जाना पड़ता है, वो तमाम चीजें, फिर भी हम रुकते नहीं है, हमारी आवाज दबती नहीं है। देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, गोयल जी की बात का एक जवाब देना चाहूंगा। ये बार बार बोल रहे कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है। अरे गोयल जी, गुमराह आप कैसे करते हैं? मैं दो तीन बातें बस त्रिपाठी जी बताना चाहता हूं, थोड़ा संक्षेप में, समय कम है। आतंकवादी के मामले पे ये बोलते हैं कि हम आतंकवाद को कम कर रहे हैं, गोलीबारी कम हो रही है। मैं संक्षेप में दे रहा हूं त्रिपाठी जी। बुरहान वानी, भाई बुरहान वानी जब यूपीए सरकार की पॉलिसी की डेड बॉडी नहीं देना, तो बुरहान वानी की बॉडी क्यों दी जाती है? 1 लाख से ज्यादा लोग जनाजे में कैसे शामिल हो जाते हैं? उसके भाई को नौकरी दी जाती है। यह है गुमराह करना। कश्मीरी पंडित को विस्थापित करने की बात करते हैं, और आज लगभग 5 से 6 साल के अंदर 350 से ज्यादा कश्मीरी पंडित सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। यह है गुमराह करना, इसको बोलते हैं गुमराह करना। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जब बीटीपी के साथ उनकी सरकार थी 3.5 साल, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें तीसरा पॉइंट रहता है, बहुत मोटे मोटे शब्दों में लिखा रहता है, 370 को मजबूत बनाएंगे। यह है इनका गुमराह करना, राजनीतिक तौर पर वहां की जनता के साथ खिलवाड़ करना। इसलिए बोलते गुमराह कौन कर रहा है? प्रदेश की जनता, जम्मू कश्मीर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो सब चीज जान रही है। जैसे हमारी बड़ी बहन ने बोला, एनसीपी की जो हमारी नेता बैठी है, उन्होंने बोला कि जनता को ये चाहिए विकास कितना हुआ है, रोजगार कितना हुआ है, रोटी हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे छत पर मकान है कि नहीं है, ये उनको चाहिए। मूलभूत सुविधा उनको नहीं मिली है, सिर्फ ठगा गया बीजेपी की तरफ से। यही हम बोले, हमारी सरकार गठबंधन सरकार बनेगी तो जनता को जो बेहतर होगा काम करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार तक दबाव बनाना पड़े, केंद्र सरकार को जगाना पड़े, हम वो करेंगे, मगर जनता के हित में जो बेहतर होगा वो काम करेंगे। जी अनिल जी, अनिल जी। हाँ जी त्रिपाठी जी, हाँ त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे भाई बड़े जनता के हित के, जनता हित की बात कर रहे हैं। ये चुनाव पूर्व गठबंधन है, और चुनाव पूर्व गठबंधन में स्थिति को स्पष्ट करना होता है, भ्रमित रखना नहीं होता कि जब आप चुनाव में जा रहे हो तो कॉमन एजेंडे लेकर के जाते हैं। चुनाव के बाद का गठबंधन एक अलग विषय है कि चुनाव हो गए पर वो कोई मजबूरी में गठबंधन हो रहा है किसी पार्टी के साथ, वो अलग बात है। इसलिए आपको अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए
एक बात, पहली बात तो बड़ा स्पष्ट नहीं कहता हूं। और जहां तक कि कांग्रेस तो पहले सत्ता में थी, आज कांग्रेस मजबूरी के गठबंधन में शामिल है। और मजबूरी इनकी, फिर मैं बार बार एक बात, मजबूरी जो है वो मजबूरी है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाना, मजबूरी है अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाना। जम्मू कश्मीर के देश के हित की तो कोई चिंता नहीं है, ये अपनी मजबूरी की वजह से गठबंधन कर रहे हैं कि हमारा भ्रष्टाचार कैसे छिपा रहे, हमारा परिवार कैसे बचे। इन्हें जम्मू कश्मीर के हित की और देश के हित की कोई चिंता नहीं है। और जब ये झंडे की बात कर रही थी मेरी बहन, लाल चौक पर झंडा नहीं, कांग्रेस के राहुल गांधी ने अगर फहराओ तो बता दो, राजीव गांधी ने फहराओ तो बता दो। लाल चौक पर झंडा फहराने की हिम्मत किसी की नहीं थी। अगर लाल चौक पर झंडा फहराया तो हमारे मुरलीमोहन जोशी जी ने चांद की बाजी पर लगा करके वहां पर फहराया था। और आज कोई भी जाकर लाल चौक पर झंडा फहरा सकता है। हम बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, जो इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया कि ये एक झंडे पर विश्वास रखते हैं, दो झंडों पर विश्वास रखते हैं, एक संविधान पर विश्वास रखते हैं, दो संविधान पर विश्वास रखते हैं, एक प्रधान पर विश्वास रखते हैं, दो प्रधान पर विश्वास रखते हैं। इस विषय पर कांग्रेस नहीं बोल रही है। तो निश्चित तौर पर देश की जनता ये इस कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ जम्मू के लिए बात कर सकती है। लेकिन आज प्रश्न कांग्रेस कटघरे में खड़ी है। आज कांग्रेस को पूरी जगह जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस को यह बात कहनी पड़ेगी हम 370 और 35 का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, क्योंकि यहां पर ये चुप है। इन्हें बाहर जो और जगह चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों की चिंता हो रही है। इसलिए जनता को गुमराह मत करो। अपने वोट बैंक के हितों के लिए अपने जहां पर जैसे फायदा होता है वोट मिलता है वो बात मत गुमराह करने को आप जानते हैं, आप उसका जीता जागता सबूत है जो आप गुमराह यहाँ के लोगों को करते हैं। देश के डेवलपमेंट की बात करो, लोगों को रोजगार मिलने की बात करो, लोगों पर सड़क बननी चाहिए, रेल बिजली चाहिए, यातायात के साधन होने चाहिए, हॉस्पिटल खुलने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए, समय इस पर बात करो। जी बिल्कुल। 370 हटाने के बाद जो 370 को वापिस आने वाली सरकार ये सब करेगी। तो बढ़ाना चाहते हैं, इस पर इसकी चर्चा आपने करें। तो किया नहीं, लेकिन आने वाली सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, इंशाल्लाह वही सब करेगी जो आपने नहीं किया। जो आपने वादे किए वो हम पूरे करेंगे। आप देख लीजिए, प्रोग्रेस भी होगी। जी नीलोफर जी, एक मिनट अनिल जी मैं बता देता हूं, समय बहुत कम है, मुश्किल से 30 सेकंड है। वो कह रही है कि आने वाली सरकार अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती है तो ये सब काम करेगी जो आप कह रहे हैं डेवलपमेंट के। 370 और 35 के बारे में कांग्रेस गठबंधन से फैसला क्यों नहीं करवाते हैं? ये अगर सरकार इनकी कॉमन बनेगी तो कांग्रेस की मोहर क्यों नहीं लगवाते हैं कि हम 370 हटवाएंगे और 370 बहाल करेंगे, 35 बहाल करेंगे? आप अभी क्यों नहीं बात करके इनसे फाइनल करते हैं? बाद में जब आप सरकार तो आएगी, किसकी सरकार आएगी, ये तो बात की बात है। गठबंधन हो गए, आप अपने गठबंधन को राजी क्यों नहीं करोगे? चलिए अनिल जी नीलोफर जी, टैग लगाने की जी वो टैग लगाने की बात कर रही सर। हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसमें हम फिर से और कई बार मिलते रहेंगे, कई बार बात करेंगे। अभी चुनाव तो लंबा समय है, 8 जून को रिजल्ट आना है। अजय जी आपकी इस पूरे मामले में एक टिप्पणी, विशेष टिप्पणी, उसके बाद हम प्रोग्राम समाप्त करते हैं। देखिए, जो पूरी कहानी समझ में आई मुर्गावती चर्चा में, बड़ी स्पष्ट समझ में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का जो एक प्री पोल गठबंधन हुआ है वो स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकली गेन करेगा। लेकिन जो बात, अगर जो अनिल जी बार बार बीजेपी बार बार कह रही है कि अगर उसमें कॉमन मैन प्रोग्राम में अगर ये बात नहीं आई 370 वाली, उसको अगर बीजेपी ने ठीक ढंग से समझा दिया कि 370 हटना इतना आसान नहीं जितना कि एनसीपी और वो एनसी और कांग्रेस मिलकर कह रहे हैं, इसमें कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में कोई एजेंडा नहीं है उनका। अगर इसको बीजेपी समझा पाने में सफल रही तो बीजेपी को पॉलिटिकल गेन जम्मू के इलाके मिलेगा और एक बहुत ही क्रिशुअल पोजीशन इस बार कश्मीर में बन जाएगी। जी, लेकिन घाटी के इलाके में मिलता है नहीं मिलता वो अलग बात है। घाटी की ज्यादा सीटें हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, अहमद अयाज जी आपका, नीलोफर जी आपका हमारे साथ, और अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की। हालांकि राज्य की कुर्सी पर किस पार्टी का डंका बजेगा इसका नतीजा तो 8 अक्टूबर को ही सामने आएगा, मगर सारे दल अपने अपने जीत के दावे अभी से जरूर कर रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के बीच में ही देखने को मिल रहा है। तीसरा दल पीडीपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में मैदान में उनकी वो स्थिति नजर आती
नहीं दिख रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री कुर्सी में विराजमान होंगी या नहीं। खैर, दावे और वादे अपनी जगह हैं, लेकिन यदि भाजपा घाटी की आधा से 1 दर्जन सीटों पर भी कमल खिलाने में कामयाब हो गई तो वह पहली बार जम्मू कश्मीर में अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।